My dear student, today we will discuss on BSc second year in organic chemistry. Topic एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा बेटा, जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कॉन्सेप्ट दिए गए कंपाउंड के अकॉर्डिंग दिए गए कि जैसे कंपाउंड हैं तो किसी एक कॉन्सेप्ट से सभी कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस पर अलग अलग प्रकार के एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। तो ये एक ऐसी कंडीशन डेवलप करना हुआ कि जैसे जैसे कंपाउंड की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट आते गए, लेकिन जो सबसे पुराना एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो जो है आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर बेटा डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप लोग चैप्टर का नाम देख लीजिए, जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर का नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और इसमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हुए, ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट हुआ, लुईस कॉन्सेप्ट हुआ, लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट हुआ, यूसानोविच कॉन्सेप्ट हुआ। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हुए। सॉल्वेंट सिस्टम से भी स्टडी हम लोग करते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है वहां पर। यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन व्हाट डू यू मीन बाय आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोगों को डिस्कशन ये करना है कि आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है क्या। तो आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो सबसे पुराना भी है। सबसे पहले आर्हीनियस साहब ने बताया था। देखिए बेटा, हम लोग ये देखते हैं कि आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हम लोगों को जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको अपडेट रखना है और उस बेस पर देखना है। वैसे बहुत ही इजी है, केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी है। आपके समझने की बात है कि आप कैसे समझ जाते हो। और स्मूथली जितने भी वीडियो दिए जाए उनको बढ़िया से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप जो है SRT का एक ग्रुप है, उस ग्रुप पर आप अपनी प्रॉब्लम जो है उसको शेयर कर दीजिएगा, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चाहे आप जो है इस समय करंट में तो व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी फर्दर जब भी हम क्लास में आएंगे तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे और पूरा डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, एसिड बेस से चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा, तो मैं जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ओवरऑल आप ये मानकर चलिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप लोग यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। वो BSc का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर MSc का जो भी पेपर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ाएंगे, फिजिकल पढ़ाएंगे। तो ये सब आप जैसे जैसे धीरे धीरे अपना पढ़ाते रहेंगे तो आप लोगों को हमारे रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने लाइफ में माने कि केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, बिकॉज यू आर लेटेस्ट जनरेशन, यू हैव गुड मेंटल एबिलिटी। आपके पास एक अच्छी मेंटल एबिलिटी है और जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये मानकर चलो कि आपसे अच्छी केमिस्ट्री कोई नहीं जानता है। अगर आपके सामने कोई बताने वाला हो, ऐसा कह रहा हो कि हम आपको बता देते हैं, तो आपको अच्छे से जानना चाहिए। यू हैव नो एनी हेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी गुड टीचर,
व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, अगर वो आपसे मिल जाए तो आपको कोई हेडेक नहीं, क्योंकि बच्चों को कोई हेडेक नहीं, क्योंकि टीचर को ही मिलना टफ होता है। तो बेटा ये सीक्वेंस से हम लोग ये इसलिए शुरू कर रहे हैं, ये जो है लास्ट के चैप्टर है नॉन एक्वस सॉल्वेंट से पहले, इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग है, तो जो भी बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो इसलिए आप सब लोग इसको समझिए। इसके बाद जो है एक सीक्वेंस से हम पूरा बताएंगे। इनऑर्गेनिक का पहले खत्म हो जाएगा, फिर पीडीएफ आपको मिलेगा, फिर इनऑर्गेनिक के साथ साथ जो है फिर जैसे खत्म होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे एक क्रम में, आपको कोई हेडक नहीं है। तो देखो बेटा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन व्हाट डू यू मीन बाय आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हम लोग आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट बेटा। आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बेस कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, इसमें देखना क्या है, आर्हेनियस साहब ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो है नियरली 1819 उन्होंने अपना जो ये कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन किया था, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट 1880 से और 1890 के बीच में। और इसके लिए इनको 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला था, और उस ये जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क था उसके लिए जो है नोबेल प्राइज इनको मिला था नोबेल प्राइज मिला। ये हमें देखो होता क्या है, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये देखना आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये देखिएगा बेटा, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई डिस्क्रिप्शन में कभी आपसे पूछता है, और वैसे भी बैचलर की डिग्री लेने जा रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद आपको मास्टर की डिग्री लेने। हम देखते क्या बेटा, इसमें हमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना बेटा, तो हमें वाटर देखना है कि वाटर क्या होता है, वाटर। और वाटर को हम देखते हैं तो इन आईयूपीएसी सिस्टम हम एक्वा बोलते हैं। ये आईयूपीएसी सिस्टम वाटर इज नोन एज एक्वा, और यही रीजन है कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसको हम एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। इन आईयूपीएसी सिस्टम वाटर आर नोन एज एक्वा, और एक्वा के बेस पर हम इसको एक्वस बोलते हैं, और इसीलिए वाटर को हम एक्वस सॉल्वेंट। विदाउट वाटर the explanation of the Arrhenius acid base concept is not possible. वाटर के बिना हम आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये मस्ट है कि हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि वाटर को जानना चाहिए, और हमें लगता है कि वाटर इज एन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हर इंसान को वाटर के विषय में मालूम है कि पानी क्या होता है, तो ऐसा आइडिया है, लेकिन यू आर बिलोंग्स फ्रॉम द केमिस्ट्री, हेंस इट इज नेसेसरी फॉर यू लर्न ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आपके लिए मस्ट है कि आप वाटर की पूरी प्रॉपर्टी को जानिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। और हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो लिक्विड मीडियम में कंप्लीट होते हैं। तो वाटर की प्रॉपर्टी को जानना बेटा, देखो वाटर की प्रॉपर्टी में हम लोग अगर आयोनाइजेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं, वाटर के सभी बच्चों को जानना है, अगर वाटर के आयोनाइजेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं, वाटर के आयोनाइजेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं बेटा,
तो वाटर आफ्टर आयराइजेशन प्रोड्यूस द H plus OH minus. It is known as aeration of water. आयराइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये हमारा आयराइजेशन रिएक्शन है, वाटर का आयराइजेशन हो रहा है। बट अगर हम ऑटो आयराइजेशन पर डिस्कशन करते हैं तो ऑटो आयराइजेशन में बेटा क्या होता है कि वाटर इटसेल्फ आयराइज, व्हेन वाटर इटसेल्फ आयराइज देन द आयराइजेशन ऑफ वाटर आर नोन एज ऑटो आयराइजेशन रिएक्शन। व्हेन वाटर इटसेल्फ आयराइज देन द आयराइजेशन रिएक्शन ऑफ द वाटर आर नोन एज ऑटो आयराइजेशन रिएक्शन। अब ऑटो आयराइजेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि ऐसे भी H2O प्लस H2O ये बेटा आपस में रिएक्शन करते हैं और आपस में रिएक्शन करके ये प्रोड्यूस क्या करते हैं H3O प्लस और OH माइनस। बोथ रिएक्शन आर सिमिलर बिकॉज व्हेन two molecules of the water are involved in the reaction, then one water molecule are attached with H plus and produce the H3O plus and OH minus। ये देता है। तो यहां पर हम देखते क्या है बेटा कि इसको हम ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। तो बेटा हमें इसमें ये देखना है कि अगर हम एक्वस मीडियम में आर्गेनियस एसिड कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो ये मस्ट है जानना कि हाउ मेनी टाइप्स आयनाइजेशन ऑफ द वाटर आर पॉसिबल। वाटर का आयनाइजेशन कितनी तरह से संभव है हमें ये जानना मस्ट है। तो बोथ टाइप, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि टू वाटर मॉलिक्यूल are collide with each other, and two water molecule are collide with each other, then after collision it produce the H3O plus and OH minus, हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं। ये देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मालूम हो गया कि वाटर का आयनाइजेशन कैसे होता है। एक्वस मीडियम में हमें ये भी मालूम है बेटा कि ये जो वाटर है ये पोलर सॉल्वेंट है। छोटे क्लासेस में हम पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। वाई वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट? वाटर इसलिए पोलर सॉल्वेंट है कि यहां पर जो बॉन्डिंग की पोजीशन होती है वो बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि H और OH के बीच में बॉन्डिंग होती है। H और OH के बीच में बॉन्डिंग होती है। ये पोलर सॉल्वेंट। और जब ये OH के बीच में बॉन्डिंग होती है तो दिस हाइड्रोजन आइटम कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन आइटम कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग between the hydrogen and oxygen, the bond pair electron which are involved in the bonding between the hydrogen and oxygen are shifted towards the oxygen due to the maximum electronegativity of the oxygen atom. Hence, this oxygen atom carries partial negative charge and hydrogen atom carries partial positive charge, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि आंशिक रूप से धनावेश, इसको आंशिक रूप से धनावेश और इसको आंशिक रूप से ऋणावेश बोलते हैं। और अगर एक आंशिक रूप से धनावेश एक आंशिक रूप से ऋणावेश वाला दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो इस तरह के बॉन्डिंग को बेटा हम क्या कहते हैं? हम पोलर बॉन्डिंग कहते हैं, पोलर बोलते हैं। पोलर बॉन्डिंग होती है। ये आपके लिए जानना मस्त। अच्छा है क्या पोलर? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिस्कशन करते हैं तो हाइड्रोजन है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बहुत जगह आपको इससे थोड़ा सा इधर उधर भी मिलेगा लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है।
और ऑक्सीजन कंटेन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। Hence, the electronegativity difference, we calculate the electronegativity difference between it, then we know that it have polar। कुछ कंडीशन है जो कोवैलेंसी में आप लोग पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में ये। तो इसका मतलब क्या है, वाटर का रोल क्या है कि ये पोलर सॉल्वेंट होने के कारण एसिड या बेस में डालने पर उसके डिसोसिएशन में सपोर्ट करता। पोलर सॉल्वेंट होने के कारण एसिड या बेस में जब इसको हम डाल देते हैं या एसिड बेस को इसमें डाल देते हैं तो उसके डिसोसिएशन में सपोर्ट करता। और जब डिसोसिएशन होगा तो जिससे वो मिलकर बना होगा उसमें डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गेनियस में क्या जानना है बेटा, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम H प्लस और OH माइनस को कभी नहीं भूलेंगे, ये जानना। H प्लस और OH माइनस को कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, भूलने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आप लोग वाटर को भूल जाओगे। जब आप वाटर को नहीं भूलोगे तो H प्लस और OH माइनस ये कंपोनेंट है वाटर का, और वाटर डिसोसिएट प्रोड्यूस इट। तो आर्गेनियस को लर्न करने के लिए सबसे मस्ट है कि आप वाटर और वाटर के आयोनाइजेशन को लर्न रखिए। अब देखिए आर्गेनियस कॉन्सेप्ट है क्या है, ये तो आपको मालूम होगा। अब देखो हम आर्गेनियस कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं, जैसे हमें ये देखना होता है आर्गेनियस के अकॉर्डिंग अगर एसिड बेस को डिफाइन करते हैं तो ये मस्ट है कि ऐसे सब्सटेंस के एसिडिक कैरेक्टर की स्टडी कर सकते हैं जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, प्रोटॉन हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, ऐसे सब्सटेंस की स्टडी कर सकते हैं। आर्गेनियस के लिए मस्ट है कि एसिडिक कैरेक्टर, ऐसे सब्सटेंस की स्टडी हम करते हैं एसिडिक कैरेक्टर का कि जिसके पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन हो, या Cl हुआ या HBr हुआ या HI हुआ, ये सब, या H2SO4 हुआ, H2SO4 हुआ या HNO3 हुआ, ये सब हमें देखना है। रिप्लेसेबल प्रोटॉन होना मस्ट है, तभी हम एसिडिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे CH3 COOH, ये इन सब का तभी हम स्टडी कर सकते हैं कि जब सबके पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन होगा। अगर रिप्लेसेबल प्रोटॉन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन पर आर्गेनियस कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इन द एब्सेंस ऑफ द रिप्लेसेबल प्रोटॉन वी कैन नॉट स्टडी द एसिडिक नेचर ऑफ द एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ एसिड। जब भी हम देखते हैं कि जैसे एब्सेंस है किसका, हाइड्रोजन का एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन हम कभी नहीं स्टडी कर सकते हैं एसिडिक नेचर, ये देखना मस्ट है। ऐसे ही बेस के लिए मस्ट है कि हमारे पास जो है NaOH जैसे हुआ, जैसे KOH हुआ, जैसे NH4OH हुआ, जैसे AlOH होल थ्राइस हुआ, जैसे MgOH होल ट्वाइस हुआ, इन सब की स्टडी ही हम कर सकते हैं आर्गेनियस के अकॉर्डिंग फॉर स्टडी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एनी बेस या बेसिक कैरेक्टर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एनी सब्सटेंस, द प्रेजेंस ऑफ द OH। अगर OH नहीं है तो आर्गेनियस के अकॉर्डिंग हम कभी भी बेसिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो दो टर्म्स को जाने कि आर्गेनियस कॉन्सेप्ट में वाटर का होना मस्ट है, H2O का होना मस्ट है, इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। दूसरा क्या है कि एसिड के लिए प्रोटॉन का होना मस्ट है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का होना मस्ट है, हाइड्रोजन का होना मस्ट है, और फिर बेस के लिए OH माइनस का होना मस्ट है। और सब मिलाकर इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि अगर H प्लस OH माइनस मिलते हैं तो H2O बनता है। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप H2O को लर्न रखिए। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया,
अगर हम लोग एसिड पर डिस्कशन करते हैं तो एसिड को इन्होंने आर्हीनियस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था, जैसे हम लोग ये देखते हैं, जैसे फर्दर देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई आर्हीनियस एसिड। अगर हम लोग आर्हीनियस एसिड देखते हैं, आर्हीनियस एसिड, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस which contain replaceable hydrogen, the substance which contain replaceable hydrogen when it dissolve in the aqueous solvent, then after dissociation if it produce the H plus, then it is known as acid. Any substance which contain replaceable hydrogen when it dissolve in the aqueous solvent, then after dissociation if it produce the H plus, then it is known as acid. जैसे सब्सटेंस पर क्या हुआ, जैसे ये हुआ हमारा, जैसे ये Cl हुआ, जैसे हमारा HBr हुआ, जैसे हमारा HI हुआ, जैसे हमारा H2SO4 हुआ, मतलब ऐसे सब्सटेंस को हम आर्हीनियस एसिड बोलते हैं। जैसे हमारा CH3COOH हुआ, इन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आर्हीनियस एसिड बोलते हैं, क्योंकि इनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में इसको डालते हैं तो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, ये उन्होंने बताया। तो इस बेस पर जो है एसिड को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस which contain H plus when dissolved in the aqueous solvent, then after dissociation if it release the H plus, then it is known as acid. Yeah. Any substance which contain H plus when dissolved in the aqueous solvent, then after dissociation if it release the H plus, then it is known as acid. तब इसको हम एसिड बोलते हैं। देखा जाए कैसे, जैसे हम देखते क्या है कि हमने लिया, अच्छा यहां पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि स्ट्रांग और वीक एसिड कैसे बोलते हैं, ये भी इन्होंने प्रूव किया था। इन्होंने बताया कि जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम % डिसोसिएशन, मोर देन 90% डिसोसिएशन,
अगर हो जाता है तो ये स्ट्रांग एसिड होते हैं, लेकिन अगर पार्शियल डिसोसिएशन होता है तो वीक एसिड होते हैं, ये भी बताया गया। इफ एनी सब्सटेंस आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द aqueous solvent, then it is known as strong acid. Otherwise, when it is partial dissociated, then it is known as weak acid. जैसे देखते हैं क्या, जैसे ये सब एसिड, जैसे HCl है, HCl है, और HCl को हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्वेंट में डालते हैं, और ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, एक्वस आयन मिल जाते हैं, ये भी एक्वस आयन मिल जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे HBr हुआ, इसके साथ भी यही है, H2O और H प्लस प्लस Br माइनस, एक्वस। ऐसे जैसे हम लोग लिए H2SO4, SO4, H2O, ये हमारा हुआ 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, दोनों से एक्वस आयन ही मिलता है, चाहे ये दोनों एक्वस आयन ही मिलते, ये भी एक्वस आयन है, ये भी एक्वस आयन है, और ये भी एक्वस आयन है, दोनों में से चाहे जिसका। इट इज नोन एज स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड। इसको हम स्ट्रांग एसिड, because it completely dissociate. This symbol are known as irreversible symbol. Reversible नहीं है. Maximum percentage of the reactant molecule are dissociated into the ionic product molecule. Reactant molecule का जो maximum percentage है वो product में dissociate हो जाता है, और जब इसको हम बोलते हैं completely dissociation. It means when we define the strong acid according to Arrhenius, then we can say if any proton contained substance completely dissociate, any proton contained substance completely dissociate into the aqueous solvent, then it is known as strong acid. Otherwise, if it partial dissociate, then it is known as weak acid. ये देखते हैं, तो यहां पर this symbol represent the H2SO4 completely dissociated. This symbol represent the HBr completely dissociated. This symbol represent the HCl completely dissociated. It is known as strong acid. ये आपको जानना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप फर्दर जो है SR के ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, जो ग्रुप है, और उसमें सारी चीजों को फिर आपको फर्दर कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई हेजिटेशन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये ना मानिएगा कि आप इसको समझ नहीं सकते हो, तो वो बताइएगा। अब आगे देखते क्या है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये डिसोसिएशन बेस पर ही हम जानेंगे। फर्दर हम देखते हैं कि ये तो स्ट्रांग एसिड थे। वीक एसिड क्या है? वीक एसिड वो है कि जो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं। पार्शियल डिसोसिएशन पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा, तो जैसे CH3 COOH ऑर्गेनिक एसिड है। जब इसको हम वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने पर हमें मिलता क्या है? CH3 CO माइनस H प्लस, ये दोनों एक्वस हैं, बोथ आर एक्वस, बोथ आर एक्वस। अब ये दिस सिंबल आर नोन एज रिवर्सिबल सिंबल, partial dissociation. This symbol represent the partial dissociation of the reactant into the product. Partial.
dissociation, partial dissociation of the reactant into the product. This symbol represent. तो इससे ये माना गया कि ये वीक एसिड है। फर्दर हम देखते क्या, फिर हम देखते हैं जैसे H2CO3 हुआ, H2CO3 हुआ, इसको भी डालने पर वाटर में पार्शियल डिसोसिएशन होता है। H2O में डाल दिए और फिर हमारा ये बना क्या, जो है 2H प्लस और प्लस CO3 माइनस माइनस एक्वस। देखिए रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, बट इट आल्सो पार्शियल डिसोसिएटेड टू द कंस्टिट्यूएंट्स। पार्शियल डिसोसिएट होता है ये भी। अच्छा, पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम वाटर में, जैसे क्या हुआ कि हमने एक ग्लास वाटर लिया और उस वाटर में हमने क्या डाल दिया, वाटर में हमने NaCl को डाल दिया। तो NaCl एक साल्ट है, हम एसिड बेस तो एसिड बेस पर ही ज्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन NaCl इसलिए बता रहा है क्योंकि NaCl कॉमन साल्ट सब लोग जानते हैं। तो ये क्या है कि गिलास में डालते ही ये उसमें रैपिड मिक्स हो जाता है, मीन्स आप 2 गिलास को लिए इधर उधर किए, तुरंत वो रैपिड मिक्स हो गया और इनसाइड दिस Na प्लस और Cl माइनस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन ना हो, जैसे इसी में शुगर डालिए, तो शुगर को बहुत देर तक आपको, जैसे ये हुआ और इसी में हमने शुगर डाल दिया, जैसे C12 H22 वो 11 जिसको शुगर बोलते हैं, ये डाल दिया गया। तो ये बेटा पार्शियल डिसोसिएशन, आफ्टर सम टाइम इट डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्वेंट। मतलब इसमें टाइम लगेगा, काफी डिसोसिएशन में टाइम लगेगा। तो ये डिसोसिएशन जो होगा ये स्लो होगा जरूर, और ये फास्ट होगा। तो फास्ट डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएशन एज लाइक Cl, H2SO4 ETC। और इसको हम पार्शियल डिसोसिएशन बोलेंगे, जैसे एज लाइक आपने लिखा है एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे H2CO3। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन बोथ एग्जाम्पल आर रिप्रेजेंटेड in this class because every students are known from sugar, every student are known from sugar and common salt। प्रत्येक स्टूडेंट जो है कॉमन साल्ट को पानी में लगभग घोल कर देखा है और शुगर को भी घोल कर देखा है, तो इसलिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका जो है आर्हीनियस एसिड की बातें हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं सेम एज आर्हीनियस बेस भी है ये। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो SRK क्लासेस, SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप इसको डाल दीजिएगा, तो फिर हम इसको प्रूव कर देंगे आपकी। फिर हम देखते क्या, आर्हीनियस बेस क्या है। आर्हीनियस बेस आर्हीनियस बेस क्या होते हैं, हमें ये देखना। तो आर्हीनियस बेस में बेटा हम क्या देखते हैं कि जैसे वहां पर H प्लस का होना मस्त था, वैसे यहाँ OH माइनस का होना मस्त है। हमें देखना है कि OH माइनस में हमें ये देखना है कि, तो अब हम डिफाइन क्या करेंगे, द सब्सटेंस which contain OH minus
OH माइनस when dissolve in the aqueous solvent then when it after dissociation release the OH minus, then it is OH minus, then it is release the OH minus, then it is known as base. यही कोई सब्सटेंस है, अगर उसको कोई सब्सटेंस है, अगर उसके पास OH माइनस है, कोई सब्सटेंस है उसके पास OH माइनस है, और यदि इसको डिसॉल्व किया जाता है एक्वस सॉल्वेंट में, देन व्हेन इट आफ्टर डिसोसिएशन रिलीज द OH माइनस, देन इट इज नोन एज बेस। तब इसको हम बेस बोलते हैं। जैसे देखो बेटा, ये हो गया कि कोई सब्सटेंस है, अगर वो उसको पानी में डाल दिया जाए, अगर वो OH माइनस को दे देता है तो उसको हम बेस बोलते हैं। एज लाइक एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, strong base and weak base we can easily determine in the presence of aqueous solvent। जैसे एल्कली मेटल्स जितने भी हाइड्रोक्सी सब्सटेंस होते हैं वो सभी स्ट्रांग बेस होते हैं। एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्सी सब्सटेंस आर नोन एज स्ट्रांग बेस। कैसे? जैसे हमने लिखा NaOH लिख दिया, जैसे हमने KOH लिख दिया, जैसे हमने RbOH लिख दिया। अगर हम इसको वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्वेंट में डालते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन इफ इट प्रोड्यूस द OH माइनस, ये दोनों एक्वस हम लिखेंगे। फिर यहां पर K प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, फिर यहां पर Rb प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस। इट इज नोन एज स्ट्रांग बेस। इसको हम स्ट्रांग बेस बोलते हैं अगर हम डालते हैं एक्वस सॉल्वेंट। चूंकि हम जानते हैं कि इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, और आयनिक कैरेक्टर होने के कारण ये वाटर में डालते ही रैपिड डिसोसिएट हो जाते हैं। दिस सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीटली डिसोसिएशन। सिमिलरली when we discuss on the weak base, then we find that ये तो स्ट्रांग का हो गया। फिर हम अगर वीक बेस की बात करते हैं तो वीक बेस में देखिएगा, जैसे हम लोगों ने ले लिया MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, NaH4 OH, ये सब ले सकते हैं।
तो ये वाटर के प्रेजेंस में पार्शियल डिसोसिएट होता है। H2O पार्शियल डिसोसिएट हुआ क्या, Mg प्लस 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 2OH माइनस एक्वस ये हो गया आपका Al प्लस 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 3OH माइनस एक्वस ये आपका हो गया NH4 प्लस OH माइनस एक्वस। These are known as weak base। ये देखते हैं बेटा, ये सभी वीक बेस हैं और दिस सिंबल रिप्रेजेंट द पार्शियल डिसोसिएशन। दिस सिंबल आल्सो शोज द पार्शियल डिसोसिएशन। तो ये आपका आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें बेटा लिमिटेशन बताना है आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशन। जो लिमिटेशन पर फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल डिस्कशन करते हैं, जो है लिमिटेशंस पर। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि यहां पर एक ऐसी कंडीशन लगा दी गई कि अगर किसी सब्सटेंस के पास H प्लस और OH माइनस होंगे तभी एसिड और बेस बोलेंगे, ये कंडीशन लगा दी। तो क्या अब इससे मालूम होता है कि जैसे ऐसे सब्सटेंस क्या एसिड बेस नहीं है जिनके पास H और OH नहीं है, H प्लस और OH माइनस नहीं है, वो क्या एसिड बेस नहीं, ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे बेटा देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ही है, ये एक बेसिक कैरेक्टर का होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ही है, ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हुई। जैसे Na2O बेसिक कैरेक्टर का होता है। जैसे NH3 देखिए, हाइड्रोजन होते हुए भी बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो इन सब तरह के कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, तो ये लिमिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसे सब्सटेंस जिनके पास ये सब है उसके लिए हम क्या करें। तो अब हमें फर्दर पढ़ना है कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कवर ये स्मॉल पोर्शन ऑफ द एसिड बेस कॉन्सेप्ट, स्मॉल पोर्शन, ओनली स्मॉल पोर्शन, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक compound are discovered in current time. These numbers are infinite numbers. Any person not known all of the organic and inorganic compound. तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम स्टडी करते चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो SRK जो ग्रुप है, SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज एक ग्रुप है, उस पर कर दीजिएगा या उसी पर कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। तो फिर फर्दर हम इसका और भी जैसे तुम्हारे जैसे वॉच करने से, वीडियो वॉच करने से और उसमें जो प्रॉब्लम होगी आपके समझने में, उन सारी चीजों से फिर हम उसको कंसीडर करेंगे और फिर कलेक्टिवली उसको फिर आपके सामने फर्दर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, आइए।